गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अब हमारे ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अब हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने की कई मेथड्स हैं। पहली मेथड है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। दूसरी मेथड है अर्निंग प्राइस अप्रोच। तीसरी मेथड है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। और चौथी मेथड है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, इसी को हम CAPM बोलते हैं। तो ये चार अप्रोच से हमारा डिविडेंड मतलब के कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। चलिए, अब यहां पर डिविडेंड प्राइस अप्रोच में एक आता है विथ कांस्टेंट ग्रोथ। तो के इज इक्वल टू होगा D अपॉन P0। P0 को हम NPV बोल सकते हैं। दूसरा है विद कांस्टेंट ग्रोथ, नहीं कांस्टेंट डिविडेंड, ग्रोथ नहीं है इसमें, डिविडेंड कांस्टेंट है, विद कांस्टेंट ग्रोथ। तो यहां पर के इज इक्वल टू होगा D1 अपॉन P0 प्लस G। क्या फर्क है इसमें समझ लीजिए। D1 का मतलब है आने वाला एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है। सो D का मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। यहां पर D1 का मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। और D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज इक्वल टू होगा D0 जो पुराना डिविडेंड है प्लस 1 प्लस G। ओके ना, एंड P0 का है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एक्स डिविडेंड, डिविडेंड को हटाकर। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे लिए जाते हैं। अगर कभी फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड होती है तो P0 में से आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे। चलिए, अर्निंग प्राइस अप्रोच में देखेंगे। यहां पर भी दो ऑप्शन है, एक है विद कांस्टेंट अर्निंग और एक है विद ग्रोथ। नंबर 1 विद कांस्टेंट अर्निंग, के इज इक्वल टू E अपॉन P0। सेकेंड नंबर विद कांस्टेंट ग्रोथ, तो के इज इक्वल टू E अपॉन P0 प्लस G।
ठीक है जी। अब यहाँ पर जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ गया। जी क्या है? ग्रोथ रेट है। तो जी को कैलकुलेट करने के तरीके हैं, वो हम लोग सीखेंगे। रियलाइज्ड यील्ड मेथड में हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है, के ये होती है आपकी रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज the IRR on the realized dividend। ठीक है जी, IRR on the realized dividend। आप सीधा IRR निकाल लीजिए। नाउ कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड में जो के है उसका सीधा फॉर्मूला है के इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है जी। सो RF का मतलब है रिस्क फ्री रिटर्न, RM का मतलब है मार्केट रिटर्न, जो मार्केट से मिल रही है, एंड बीटा है आपका ये बीटा कोफिशिएंट होता है, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। आगे एग्जाम्पल जब आएंगे आगे फ्यूचर में जो आपके कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में हो सकता है कि आपको बीटा भी कैलकुलेट करना सिखाया जाए, बट इनिशियल लेवल पे बीटा आपको दिया रहेगा। रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनमें जो रिटर्न आ रही है वो आपकी रिस्क फ्री रिटर्न है। मार्केट की जो रिटर्न है, जो मार्केट के पोर्टफोलियो पे रिटर्न आ रही है। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी चारों मेथड से सीखा। यहाँ लिख देते हैं हम, इन केस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट P0 becomes P0 minus F। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने बताया कि जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी मतलब ग्रोथ रेट। ठीक है, सो जी इज बेसिकली ग्रोथ रेट। तो जी इज ग्रोथ रेट। तो अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ जी। ग्रोथ रेट की कैलकुलेशंस सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ दो मेथड हैं। एक मेथड 1 है जिसे हम एवरेज मेथड कहते हैं, और एक मेथड 2 है जिसे हम गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल कहते हैं। तो हम दोनों मेथड पढ़ेंगे। एवरेज मेथड में D0 इज इक्वल टू क्या होता है, DN
1 प्लस जी की पावर n, where d0 is current dividend, dn is past dividend n year ago। ठीक है जी। और इसी से हम निकाल सकते हैं g इज इक्वल टू n d0 अपॉन dn माइनस 1। ठीक है। सो इसके स्टेप्स क्या हैं समझ लीजिए। स्टेप 1, डिवाइड d0 बाय d1, that is d0 upon dn, and refer future value interest factor table। अब आपको n पता है, इन nth ईयर n ईयर, जो भी ईयर्स दिए हैं उस रो में। ठीक है। डिवाइड करें d0 से dn से, रेफर करें फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट टेबल इन n ईयर रो। ठीक है। द इंटरेस्ट रेट which is nearest to d0 upon dn in n years is our growth rate। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में। एग्जाम्पल लेते हैं, d0 मानते हैं हम लोग 16.10 है, dn मानते हैं हम लोग 10.00, n ले लेते हैं हम 5 ईयर्स। ठीक है। सो स्टेप 1, d0 अपॉन dn, दैट इज 16.10 अपॉन 10, दैट इज 1.61। अब हम 1.61 ढूंढेंगे 5 साल में फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट टेबल में। किसमें ढूंढेंगे? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट टेबल में। तो ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है। अब आप देखिए कि पांचवें साल में पीरियड दिख रहे हैं टेबल में, कौन से पीरियड पे 1.61 आ रहा है। तो आपको दिखा बाय रेफरिंग फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल, वी फाइंड दैट इन 5th year 10% वैल्यू इज 1.611। ठीक है। सो अवर ग्रोथ रेट क्या आएगा? 10%। क्लियर है? ये बहुत सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का। चलिए, गॉर्डन ग्रोथ रेट मॉडल का सिंपल फॉर्मूला है G इज इक्वल टू B इंटू आर, वेयर B क्या है? आपका अर्निंग रिटेंशन रेशियो है, एंड R क्या है? R है आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है। सो B इज इक्वल टू G इंटू आर, इससे हम लोग करते हैं।
चलिए फ्रेंड, हमने कंसेप्ट कर लिए, अब एक एक करके हम क्वेश्चंस करते हैं सभी के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 per share लास्ट ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10%। ठीक है ना। ग्रोथ दे रखी है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ मार्केट प्राइस इज 55। तो चलिए, हमें क्या क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है डिविडेंड है 1। ठीक है। ग्रोथ रेट दे रखी है 10%। मार्केट प्राइस अभी की दे रखी है 55 रुपीज़ है। चलिए, सो हम निकाल लेंगे। D1 क्या होगा, D0 1 + G, दैट इज 1.10। ठीक है जी। सो KE क्या होगा, D1 upon P0 + G, that is 1.1 upon 55 plus 10%. So this comes to 12%। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। मिस्टर मेहरा परचेज्ड अ शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 1000। He received dividend for 5 years at the rate of 10%. At the end of the 5th year, he sold the share of for ₹1128. You are required to compute the cost of equity as per realized yield approach. तो फ्रेंड्स, जब हमें रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच करना है, ये हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रियलाइज्ड यील्ड में क्या होता है, KE = IRR। IRR जो ऑन दी कैश फ्लोज, जो भी आपके कैश फ्लोज हुए, तो IRR निकाल लीजिए। यहां पर लिखें ईयर, यहां पर लिखें डिविडेंड। डिविडेंड ना लिख के आप कैश फ्लो लिखें। कैश फ्लोज। ठीक है जी। 0 ईयर में आपने 1000 रुपये लगाए। 1 से 5 साल तक आपको 100 रुपये मिले और 5वें साल में आपने 1128 में सेल कर दिया। यही है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं 10% पे। तो 10% पे IRR वो है जिस पर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, 0। तो 10% पे 0 ईयर में जो वैल्यू आएगी वो दिस। 1 से 5 साल के लिए हमें एन्युटी टेबल यूज करनी पड़ेगी और 5th ईयर का अमाउंट होगा ये। ठीक है। सो देखें कितना आ रहा है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। दिस कम्स टू 1000। ये आएगा 379.1 and 1128 into 0.621. So this comes to 700.49. So this comes to net present value आएगी हमारी प्लस में 79.59। ठीक है। अब हम PV फैक्टर निकालते हैं एट 15% पे।
तो यहाँ पर आएगा 1.000, ये आएगा हमारा 3.552। एक बार टेबल देख लीजिए, हम देखें, चलिए टेबल दिखा देते हैं। 15% पे एन्युटी फैक्टर दिखा देते हैं प्रेजेंट वैल्यू का। पंद्रह % पे 5 साल का 3.352 है, दिख रहा है। सो 3.352। अब हमें 5वें साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो 5वें साल की 15% पे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 0.497। ठीक है, चलिए करें। सो ये आएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ये तो -1000 होगा, ये 3.21128 इंटू तो ये आएगा -10.18। सो नाउ IRR क्या होगा, लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट की, नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट की माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर रेट की, हायर रेट माइनस लोअर रेट। 10% प्लस 79.59 अपॉन 79.59 माइनस -10.18, 15 माइनस 10। ठीक है, तो दिस कम्स टू 10% प्लस 79.59 अपॉन 183.77 into 5. So this comes to 12.16%. This is our KE. KE वो होती है जिस परसेंटेज पर आपकी IRR 0 हो जाए। ठीक है, तो 12% पर आपका KE जो है, या KE हम ले सकते हैं 12% अप्रोक्स। क्लियर है ना। चलिए, सो रियलाइज्ड यील्ड बेसिस पे किया हमने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा कैपिटल CAPM मेथड पे है, इसको भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ H लिमिटेड whose risk-free rate of return equals 10%. The firm's beta equals 1.75 and return of the market portfolio is 15%. फ्रेंड, क्वेश्चन में दिया है RF is equal to 10%, RM is equal to 15%, बीटा is equal to 1.75। ठीक है, सो KE is equal to क्या होगा, KE is equal to RF plus beta RM minus RF, that is 10% plus 1.75, 15 minus 10. Yes, so this comes to KE is equal to 18.75%. ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक बार समझ लीजिए, मैं दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, 4 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिविडेंड अप्रोच से, अर्निंग प्राइस अप्रोच से, रियलाइज्ड यील्ड से और कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल से। डिविडेंड प्राइस में 2 फॉर्मूले हैं, अगर विद कांस्टेंट डिविडेंड है तो K इज इक्वल टू D अपॉन P0, इसी तरीके से कांस्टेंट अर्निंग में K इज इक्वल टू E अपॉन P0।
अगर कांस्टेंट ग्रोथ है तो फिर d1/P0 प्लस जी, और यहाँ पर E/P0 प्लस जी। फ्रेंड्स, तो ये हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कंसेप्ट किए, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी करी। अब हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। चलिए, इसको बोलेंगे हम KS। फ्रेंड्स, आप ये बात के चलिए, रिटेन अर्निंग किसे मिलती है? रिटेन अर्निंग बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है ना? So, cost of retained earning जो KS होती है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज K। इफ it is mentioned that some personal tax is exist, then KS is equal to KE minus TP. TP represent personal tax। ठीक है, आप ये मान के चलिए रिटेन अर्निंग किसके पास जानी है? रिटेन अर्निंग मिलनी है शेयर होल्डर को, तो जो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट है वो इक्विटी की कॉस्ट ही होती है। चलिए, मैं एक क्वेश्चन दिए होंगे, कर लेते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। ABC कंपनी प्रोवाइड्स दिस D0P0G, कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, बेस्ड छोड़ दीजिए, सिर्फ पूछ लीजिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होगी। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अगर मुझे निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो क्या आएगी? KS इज इक्वल टू KE इज इक्वल टू D1/P0 प्लस जी, यही होगी ना। D1 इज इक्वल टू क्या होगा? जो हमारा डिविडेंड था D0 1 प्लस जी, दैट इज 4.19 1 प्लस 5%। सो 4.19 1 प्लस P0 कितना था? 50 प्लस 5%। दिस बिकम्स टू 13.8%। ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की। सिमिलर है, थोड़ा सा यहाँ पे बस रिस्क फ्री डाटा दे रखा है। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन कौन सी मेथड से निकलेगी? अब ये आएगी CAPM मेथड। चलिए, तो CAPM मेथड से KS इज इक्वल टू KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है जी। चलिए, क्या है? RF है 7% प्लस बीटा दे रखा है क्वेश्चन में 1.2, और RM माइनस RF 6% दे रखा है। दिस कम्स टू 14.20%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेकंड लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझा है।
एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको सारे कंसेप्ट बहुत इजीली समझ आ रहे होंगे। थैंक यू।